हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हमने अपना चैप्टर 7 स्टार्ट कर लिया था। चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमने मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कवर अप कर लिया, जिसमें हमने थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में पढ़ा एंड देन हमने ट्रांसपोर्ट्स पढ़े, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी हमने रोडवेज पढ़ा पहले, फिर हमने रेलवेज पढ़ा, फिर हमने पाइपलाइंस का देखा और देन हम वाटरवेज कर रहे थे। तो वाटरवेज ही हमें थोड़ा सा कंटिन्यू करना है आज। बिफोर दैट एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते क्या चीज़ें हमने देखी हैं और फिर हम अपना आगे का कंटिन्यू करेंगे। होपफुली इस लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर और इस चैप्टर के साथ साथ हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने क्या देखा था कि गुड्स जो है हमें अपने बिल्कुल घर के पास नहीं मिलते। सिंपल सी चीज़, लैंग्वेज में अपने घर के पास नहीं होती, दूर दराज हमें थोड़ा सा फार देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें उनको अपने पास तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। लाइक फैक्ट्री टू मार्केट तक पहुंचाने के लिए, मार्केट टू कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होगा तो ही वो गुड्स टाइमली और प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, बिना वेस्टेज की
मार्केट तक और कंज्यूमर्स तक पहुंच पाएंगे, ट्रेड प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। और ट्रेड अगर करना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तभी क्या होगी, कम्युनिकेशन होने की वजह से ही ट्रांसपोर्टेशन भी सक्सेसफुल हो पाएगा और ट्रेड भी सक्सेसफुल हो पाएगा। सो व्हाट वी कंक्लूडेड विद दिस कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन तीनों ही क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट। देन वी स्टार्टेड विद ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे से भी पहले आया था, रोड ट्रांसपोर्ट बहुत पहले से डेवलप्ड है। रेलवेज़ पे उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि एक तो वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट उसमें ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी कम आती है रोडवेज़ में। नेक्स्ट कि वो हमें क्या करता है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कर देता है, ज़्यादा इकोनॉमिकल है क्योंकि कॉस्ट कम आ जाती है, और वो बाकी के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनको कनेक्ट करने में भी हेल्प करता है, उनके लिए एक लिंक प्रोवाइड करता है। फिर हमने 6 रोडवेज़ की उसकी पढ़ी थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, जो कि 4 उनको जगहों को कवर करता है, कनेक्ट करता है। देन वी टॉक्ड अबाउट नेशनल हाईवे, ठीक है, स्टेट हाईवे जो स्टेट को वेरियस डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो डिस्ट्रिक्ट की काफ़ी सारी जगहों को या हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्ट करता है उन एरियाज़ को। देन अदर रोड्स, जिसमें हमने रूरल रोड्स की बात की थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी स्टार्ट की गई है इसके तहत। और बॉर्डर रोड, जो कि इंडिया जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती है, उन बॉर्डर्स पे ये रोड्स बनाई जाती हैं उन बॉर्डर्स के पास, ताकि हमारी कंट्री ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके, सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। और रोड्स कौन सी होती है, मेटल और अनमेटल, पक्का और कच्चा रोड। देन वी टॉक्ड अबाउट रेलवेज़। रेलवेज़ क्या है, हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, क्यों, क्योंकि एक तो जो बल्की मटीरियल होता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और सबसे ज़्यादा मानी जाती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होती है। अब रेलवेज़ जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको ले डाउन करना, क्योंकि वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है उसकी इंपॉर्टेंस या उसका नेटवर्क कितना होगा। लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा अच्छा नेटवर्क है क्योंकि लैंड अच्छी है, प्रॉपर है, वहाँ पे लोग भी ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम हिमालयस की बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, और वहाँ का जो हिली टेरेन है, पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई है, उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पे रेलवे लाइन लेके आनी, प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करनी या फिर डेवलप करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फिर अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कई बार जो ट्रैक्स है वो लैंडस्लाइड्स वगैरह की वजह से नीचे को धंस जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई पैसेंजर्स के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है कि बिना टिकट के चढ़ते हैं, चोरी वगैरह हमें देखने को मिल जाती है, या फिर चेन खींच देते हैं वो अननेसेसरीली। तो ये सब चीज़ें थोड़े से रेलवे में प्रॉब्लम आ जाती है, बट दीज आर मिनिमल, मतलब माइन्यूट वी कैन से, क्योंकि वैसे रेलवेज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमने पाइपलाइंस की बात की थी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ क्या है कि पाइपलाइंस के थ्रू सिर्फ लिक्विड ही नहीं बल्कि सॉलिड जो मटेरियल है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, उसको स्लरी में कन्वर्ट करके, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि कहाँ कहाँ पे हमें पाइपलाइंस देखने को मिलती हैं, तो असम टू कानपुर है, गुजरात टू पंजाब है, और गुजरात टू यूपी है, ठीक है। फिर हमने वाटरवेज़ की बात की थी कि एंशिएंट टाइम से वाटरवेज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम तब से इसको यूज़ करते आ रहे हैं, चीपेस्ट मीन्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारी कम कॉस्ट आती है क्योंकि फ्यूल वगैरह ऐसा हमारा इतना यूज़ नहीं होता है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है, और बहुत ज़्यादा जो बल्कि गुड्स है वो भी इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम। तो सरकार ने कुछ नेशनल हाईवेज़ डिक्लेयर किए हैं। वो नेशनल हाईवेज़ कौन कौन से, एक तो गंगा रिवर पे, आई होप सो कि आप लोगों ने वो टेबल बना ली होगी जो मैंने आपको कही थी, ठीक है। गंगा रिवर, देन स्टेट्स, एंड देन नेशनल हाईवे 1। इस तरीके से ये 5 हाईवेज़ की हमने बात की थी। एंड देन कि इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, इनलैंड वाटरवेज़ में भी काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अगर हम वाटरवेज़ के थ्रू इंडिया के ट्रेड की बात करें, ट्रेड वॉल्यूम, तो 95% जो हमारा ट्रेड है हमारी कंट्री का वो सी के थ्रू ही होता है, समुद्र के थ्रू ही हमें देखने को मिलता है, राइट। सो टिल दिस वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर. Now in today's lecture we'll start with major seaports.
अब हमने बात की थी कि जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो उनकी लेंथ कितनी है 14,500 किलोमीटर। लेकिन अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, क्योंकि वो तो पूरा बात की थी इनलैंड वाटरवेज, लेकिन अगर हम सिर्फ कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन हमारे पास कितनी लेंथ की है 7,516.6 किलोमीटर। नाउ इंडिया इज़ डॉटेड विथ 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर्स या फिर माइनर या इंटरमीडिएट पोर्ट्स। मतलब कि 12 तो ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े हैं, और 200 पोर्ट हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो थोड़े से मीडियम में है या फिर थोड़े छोटे हैं। इस तरीके से हमें मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि ये पोर्ट्स क्या करते हैं, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसका 95% हमारा ट्रेड जो है वो वाटर के थ्रू ही होता है, क्योंकि हमें इतने सारे पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं और वो सभी हमारे ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। कांडला इन कच्छ was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port. कांडला जो कच्छ में गुजरात में हमें देखने को मिलता है, वो इंडिपेंडेंस के बाद हमें वो पहला पोर्ट देखने को मिला था जो कि डेवलप हुआ था, जिससे कि मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, ट्रेड हमारा इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है। कांडला ऑल्सो नोन एज द दीनदयाल पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट। कांडला को क्या भी कहते हैं, दीनदयाल पोर्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये क्या है, एक टाइडल पोर्ट। इट केटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग of exports and imports of highly producing granary and industrial belt stretching across the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat। मतलब ये इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट में बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट में मदद करता है, काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में वेरियस प्रोडक्ट्स की। नाउ मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। मुंबई पोर्ट हमें सबसे ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। उसमें अब एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इट वॉज प्लान्ड विद अ व्यू टू डीकॉन्जेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब फॉर दिस रीजन। अब मुंबई पोर्ट हमें सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है क्योंकि मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेड वहीं से हो रहा है। तो वहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना लोड रहता था। उस लोड को कम करने के लिए, वहाँ की भीड़ को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया। नाउ मार्मगांव पोर्ट, मार्मगांव पोर्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गोवा में इज़ द प्रीमियर वन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। अब ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेसिफिकली या स्पेशली वी कैन से कि आयरन ओर को ही एक्सपोर्ट करता है ये ज़्यादातर इस पोर्ट पे से, मार्मगांव पोर्ट इन गोवा। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज़ आयरन ओर एक्सपोर्ट। मतलब आयरन ओर जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 50% सिर्फ मार्मगांव पोर्ट से ही जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ पे है, कोलकाता में, सॉरी कर्नाटक में। केटर्स टू दी एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसनट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। अब 50% तो मार्मगांव पोर्ट से चला गया। अब जो बाकी का है वो कुद्रेमुख माइन से जो आता है आयरन ओर, वो फिर कहाँ से जाता है, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक से। कोची इज़ द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। कोची हमें बिल्कुल साउथ वेस्ट में, बिल्कुल एक्सट्रीम में देखने को मिलती है। लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद अ नेचुरल हार्बर। नाउ मूविंग अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट पे जब हम चलते हैं पूर्वी दिशा में, पूर्व कोस्ट पे, पूर्वी तट पे, या फिर यू विल सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ ट्यूटिकोरिन इन तमिलनाडु। अब यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम जो साउथ वेस्टर्न है, एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न, वो कौन सा पोर्ट है, हमने अभी बात की कोची। और एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट कौन सा है, ट्यूटिकोरिन इन तमिलनाडु। दिस पोर्ट हैज़ अ नेचुरल हार्बर एंड रिच hinterland, thus it has a flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives etc. and the coastal regions of India। मतलब कि ये जो ट्रेड है ये जो पोर्ट है ये बहुत भारी मात्रा में ट्रेड करता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा हमें ट्रेड देखने को मिलता है कार्गोज़ का। नेबरिंग कंट्रीज़ में भी इवन काफ़ी ज़्यादा हमें ये सक्सेसफुल देखने को मिलता है। इस पोर्ट से मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। चेन्नई पोर्ट कौन सा है, जो बहुत ज़्यादा पुराना है, आर्टिफिशियल है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिफिशियल पोर्ट, नेचुरल नहीं है। जैसे हमने बात की ना कि ट्यूटिकोरिन पोर्ट है या फिर जो कोची पोर्ट है ये नेचुरल है,
नेचुरली बने हैं, लेकिन जो चेन्नई पोर्ट है वो आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। इट इज़ रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। मुंबई में हमने बात की कि सबसे बिगेस्ट पोर्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, तो मुंबई के बाद हमें चेन्नई देखने को मिलता है सेकंड नंबर पे ट्रेड के मामले में। विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉर्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। अब एक विशाखापट्टनम पोर्ट है जो कि लैंडलॉक्ड है और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है वो पोर्ट, मतलब उस पर कोई हमें ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती। दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट्स। ओरिजिनली जब ये डिज़ाइन हुआ था, जब ये पोर्ट था बना था, तब इसको मेनली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए ही देखा गया था। नाउ पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा, ये भी किस में स्पेशलाइज करता है? आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवरीन पोर्ट, इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवरीन पोर्ट, इनलैंड रिवरीन पोर्ट इज कोलकाता। दिस पोर्ट सर्व्स अ very large and rich hinterland of Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it requires constant dredging of Hooghly. Haldia port was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the Kolkata port. कि जो हल्दिया पोर्ट है वो कहाँ पे, जो सब्सिडरी पोर्ट है वहाँ, मतलब एक सब्सिडरी पोर्ट के तौर पे ही डेवलप हुआ था, ताकि जो कोलकाता पोर्ट पे जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। जैसे मुंबई पोर्ट पे जो प्रेशर था उसको कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया, सिमिलर वे में कोलकाता पोर्ट पे जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट डेवलप किया गया। तो अब इसमें आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों को फिर से एक टेबल बनानी है, उस टेबल में आपको पोर्ट लिखने हैं और उनका क्या लिखना है, स्टेट लिखनी है कि वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, किस रीजन में, और जिसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जो नेचुरल हार्बर हैं उनके आगे जैसे कोची और दिस ट्यूटिकोरिन पोर्ट, राइट इन ब्रैकेट नेचुरल हार्बर, इन चेन्नई राइट आर्टिफिशियल, कोलकाता राइट इनलैंड रिवरीन पोर्ट। ठीक है, देर आर टाइडल पोर्ट्स ऑल्सो, 2 पोर्ट्स, 2 पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि टाइडल पोर्ट्स है, तो उनको उनके ब्रैकेट में लिख दो टाइडल पोर्ट। इस तरीके से क्या होगा, ये जो इतना सारा कॉन्टेक्स्ट था वो हमने सिर्फ एक छोटी सी टेबल में मैनेज कर दिया और देखते ही हमें बिल्कुल रिमाइंड हो जाएगा वो, राइट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा वाटरवेज। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज एयरवेज। जानते हैं हम एयरवेज, एयर ट्रेवल सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, बहुत कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मानते हैं हम कि बहुत प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव समझा जाता है बाकी सारे पोर्ट्स के अकॉर्डिंग जितने भी पोर्ट हैं, ट्रांसपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इसको प्रेस्टिजियस बोला जाता है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रीयरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेचेज विद ग्रेट ईज। अब क्योंकि चाहे कैसा भी एरिया है, उबड़ खाबड़ है, हिली है, ठीक है, ओशन है, बहुत ज़्यादा कुछ भी है, बहुत इजीली जो ये एयरवेज है उसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, डिसेक्टेड रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हमें बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स, बहुत पेड़ वगैरह है, फ्लड आते हैं, रिवर्स देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे दूसरे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। वहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल क्या है, सबसे ज़्यादा एयरवे सक्सेसफुल होगा फिर वहाँ पे, ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स आती हैं। सो एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ मेड एक्सेस ईजियर। वो आइसोलेटेड फील करते थे क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। अब वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कैसे हुई है, कनेक्टिविटी एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से, एयर ट्रैवल से वो कनेक्टिविटी ईजी हो गई है। द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एयर ट्रांसपोर्ट कब नेशनलाइज हुआ था, 1953 में। एयर इंडिया प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। डोमेस्टिक मतलब अपनी ही कंट्री में अगर ट्रैवल करना हो, या फिर इंटरनेशनल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो दोनों ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर services to Oil and Natural Gas Corporation in its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrains like the northeastern states and the interior parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and उत्तराखंड। तो जो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है वो क्या कर रहा है कि वो
जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो अपना ऑयल है, नेचुरल गैस है, उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए ऐसी जगहों पे जहाँ पे किसी और ट्रांसपोर्ट से जाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रहती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, हिली टेरेन्स वाला एरिया है, वहाँ पे जाने के लिए। तो वहाँ पे वो क्या करता है, वो इनको प्रोवाइड करता है, राइट। एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल. It is only in the northeast states that special provisions are made to extend the services to the common people. Now, like I said, कि एयर ट्रैवल क्या है, थोड़ा सा बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव होता है, तो जो कॉमन पीपल हैं वो इससे इतना ज़्यादा नहीं पहुंच पाते रीच। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये रीच हर पर्सन के लिए कराई जा रही है। उड़ान स्कीम है ना, उड़ान स्कीम लेके लेके आई गई है सरकार के द्वारा, उसके थ्रू, ठीक है। अब लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर कनेक्टिविटी एयरवेज के थ्रू ही हो पा रही है, तो वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस लाए गए हैं ताकि हर एक पीपल जो है, जो कॉमन पीपल है, वो भी कनेक्टेड हो पाए, ठीक है। तो ये थे हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सारे। नाउ विल टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, संचार। अब कम्युनिकेशन क्या है, बहुत इजी टॉपिक है, हम जानते हैं हर चीज़ कम्युनिकेशन के बारे में, तो एक बार फटाफट से गो थ्रू करेंगे। Ever since humans appeared on the earth, they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communication is far easier without physical movement of the communicator or receiver. मतलब कि communicate करना मतलब कि हम बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो सब तरीके के, तो communicate करने के अलग अलग तरीके निकाले गए हैं एंशियंट टाइम से हम देखें तो। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ती चली गई, वैसे वैसे वो तरीके, वो टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी भी चेंज होती चली गई, वो भी मॉडर्नाइज होती चली गई। और आज के टाइम पे हमें क्या कम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है कि हमें किसी के पास जाने के, फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हम दूर बैठे बैठे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, पर्सनल और मास दोनों हो सकते हैं। जैसे मास कम्युनिकेशन में टेलीविजन, रेडियो के थ्रू, प्रेस, फिल्म्स हैं, इन सब के थ्रू। तो ये क्या है, मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये कंट्री में। द इंडियन पोस्टल सिस्टम, पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो भारत का पोस्टल नेटवर्क है, डाक नेटवर्क, वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बड़ा है। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटन कम्युनिकेशंस। जो पार्सल्स आते हैं, जैसे कुरियर्स वगैरह आते हैं, वो भी, और जो पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन जो पहले हुआ करते थे, आज के टाइम पे तो खैर नहीं होते, पहले चिट्ठियाँ हुआ करती थी ना, चिट्ठियाँ भेजा करते थे, तो वो भी वो पोस्टल सिस्टम ने ही कैरी ऑन किया था। उसी के थ्रू ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया था, चाहे वो ओल्डर टाइम्स पे हो, लेकिन तब भी पोस्टल सिस्टम की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था कि लोग कम्युनिकेट कर पाते थे चिट्ठियों से, ठीक है। Cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations covering both land and air. कि जो भी कार्ड्स थे, एनवेलप्स थे, उनको फर्स्ट क्लास, मतलब कि फर्स्ट उस पर रखा जाता था, फर्स्ट क्लास मेल है, और उनको स्टेशंस के बीच में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, चाहे लैंड हो, चाहे वाटर, एयर के थ्रू हो, मतलब कैसे भी किया जाता था। सेकेंड क्लास में बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड और पीरियोडिकल्स आ जाया करते थे, ठीक है। सो दिस मच डीप इज नॉट इम्पॉर्टेंट। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, 6 मेल चैनल्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। अब ताकि जल्दी जल्दी डिलीवरी हो जाए, तो चैनल्स बनाए गए, 6 मेन चैनल्स। उनको क्या बोला गया, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। अब सिंस दीज नेम्स आर गिवन इन दी एनसीईआरटी, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ये नाम आप लोगों के लिए ज़रूरी है, इन नाम को नोट करके ज़रूर रखना अपने पास। India has one of the largest telecom networks in Asia. Excluding urban places, more than 2/3 of the villages in India have already been covered with the subscriber trunk dialing telephone facility. STD हम देखते हैं ना, STD पहले उसी से फ़ोन हुआ करता था, अब तो सबके पास अपना पर्सनल फ़ोन होने लग गया। अदरवाइज़ पहले वो पैसे उसमें डाला करते थे और फ़ोन किया करते थे, वो होता था सिस्टम। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country. अब ये क्या है, STD की फैसिलिटी हमें आज भी देखने को मिलती है, कई जो रूरल एरिया हैं, जो गांव वगैरह, वहाँ पे फिर भी हमें मिल जाती है। तो वहाँ पे सरकार ने उनको 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड की थी। दैट इज़ यूनिफॉर्म रेट ऑफ, एक यूनिफॉर्म रेट होता है, और
कम्युनिकेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि हम तरक्की कर पाएँ आज के टाइम पे। हम अगर स्पेस में बात करें, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन में भी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी हुई है, सॉरी, डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स, मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम एक टाइम पे हजारों करोड़ों या हजारों लाखों करोड़ों लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। वो कैसे? एंटरटेनमेंट के थ्रू, जैसे कि टेलीविजन के थ्रू, या फिर हम अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों को। ठीक है, लोगों के अंदर, चाहे वो प्रोग्राम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं या कोई मार्केट में प्रोडक्ट है, हर चीज़ के बारे में। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी जिसे बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट अ वेरियस वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल। अब ये हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीकों के लोगों के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ये क्या करते हैं, ये अलग अलग प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं हर एक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। दूरदर्शन, अब आकाशवाणी तो क्या था? रेडियो, नेशनल रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। दूरदर्शन क्या है? नेशनल टेलीविजन चैनल है इंडिया का। अब ये क्या है? सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का। अब यहाँ पे भी हमें वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए हैं, एजुकेशनल के लिए हैं, स्पोर्ट्स हैं, हर तरीके के, हर एक पर्सन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, हर एक लैंग्वेजेस में हर तरीके से हमें ये देखने को मिलते हैं दूरदर्शन के चैनल्स। इंडिया पब्लिशेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। ठीक है, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स देखने को मिलता है, हमें नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है और हमें जो लोकल एरिया है उसका भी देखने को मिलता है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी। नेट न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। जो अखबार हैं वो कम से कम 100 लैंग्वेजेस में हमें देखने को मिलते हैं। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी? सबसे ज़्यादा हिंदी में पब्लिश होते हैं, फिर इंग्लिश में और फिर उर्दू में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। फीचर फिल्म्स के मामले में वो शॉर्ट फिल्म भी बनाता है, वीडियो की फीचर फिल्म्स भी, या फिर वीडियो के शॉर्ट फिल्म्स भी बनाता है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। अब इनको सर्टिफाई करना कि भाई ये जो फिल्म्स हैं वो अप टू मार्क है क्या, नहीं है या नहीं है, उस पर कुछ गलत चीज़ तो नहीं है जो कि नहीं जानी चाहिए, वो सब चीज़ों को देख के ये सर्टिफाई करते हैं पहले, चाहे वो इंडियन फिल्म है चाहे वो फॉरेन फिल्म है, तभी वो टेलीकास्ट करवाई जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा कम्युनिकेशन। नाउ विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड। नाम से ही पता चला इंटरनेशनल, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जब ट्रेड होता है तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड। कि अगर हम गुड्स को एक्सचेंज करें, चाहे हम अपने किसी लोगों के साथ कर रहे हैं, ठीक है, वेरियस स्टेट्स के साथ करें चाहे कंट्रीज़ के साथ, वो सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रेड ही होते हैं। मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। अब वो मार्केट में ही होते हैं ये एक्सचेंजेस, भाई जो ट्रेड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब अगर वो दो कंट्रीज के बीच में हो तो उसको हम क्या कह देते हैं फिर? इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ इट मे टेक थ्रू एनी मीडियम, ये चाहे एयर से हो, सी से हो, लैंड से हो, कैसे भी हो सकता है। अब लोकल ट्रेड तो हम किसको कहते हैं? लोकल ट्रेड होगा जो अपने एक उसके अंदर ही, एक स्टेट में ही, जो सिटीज़ के बीच में, टाउन्स के बीच में या विलेजेस के बीच में होता है। ठीक है, स्टेट लेवल ट्रेड कौन सा होगा? जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर होगा। नाउ advancement of international trade of a country is an index to its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. Important point है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो हम जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि एक्सपोर्ट बढ़ने का क्या मतलब है। अगर हम ट्रेड बढ़ा रहे हैं अपना, हमारा एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी शो कर रहा है कि हमारी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्योंकि रिसोर्सेज है वो हर जगह अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे कुछ कम है, कहीं पे कुछ ज़्यादा है, तो इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड के बिना हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या है? इसके कॉम्पोनेंट्स हैं।
द बैलेंस ऑफ ट्रेड, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस कैसे होगा कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना डिफरेंस है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, सिंपल सी चीज़ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो हम बेनिफिट में है, हमारा फेवरेबल है ट्रेड। लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होने का क्या मतलब है, हमारे पास से ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो क्या होगा, वो अनफेवरेबल हो जाएगा ट्रेड। इंडिया हैज़ ट्रेड रिलेशंस विद ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स एंड ऑल जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो वर्ल्ड में सभी ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ है, सभी के साथ, हर एक रीजन में। द कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, अब जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है वो क्या है, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करती है। अब इंपोर्ट भी करती है इंडिया कुछ चीज़ें, जैसे पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बेस मटीरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, एग्रीकल्चर। तो काफ़ी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करती है और काफ़ी चीज़ें वो इम्पोर्ट भी करती है। India has emerged as a software giant at the international level and it is earning large foreign exchange through the export of information technology। मतलब कि साइंस की फील्ड में इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रही है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपोर्ट भी कर पा रही है अपनी सर्विसेज को। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम बात करें टूरिज्म की, कि ट्रेड के तौर पे टूरिज्म किस तरीके से है, एक व्यापार के तौर पे। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सब्सटैंशियली ओवर दी लास्ट 3 डेकेड्स। टूरिज्म हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, मतलब 15 मिलियन लोगों से ज़्यादा जो हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री से एंगेज है, वो वहीं से अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। अब टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, वो अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, ठीक है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उनको दिखाते हैं, उनको शो करते हैं, उनके उनके थ्रू वो अट्रैक्ट करते हैं, अपने कल्चर को दिखाते हैं वहाँ पे, तो क्या हो रहा है, हमारी प्रॉस्पेरिटी ही बढ़ रही है उसमें। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। अब क्योंकि वो हमारे कल्चर के बारे में बताते तो इंटरनेशनल जो बाहर से लोग आते हैं, एज ए टूरिस्ट आते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारी कंट्री का कल्चर क्या है, क्या हेरिटेज है, किस किस तरीके से हमारा है, सब कुछ बारे में। फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में आते हैं ताकि हेरिटेज जानने के लिए, इको टूरिज्म के लिए, एडवेंचर के लिए, कल्चरल, मेडिकल एंड बिजनेस टूरिज्म, मतलब वेरियस पर्पजेज से वो इंडिया में आते हैं एज ए टूरिस्ट। नाउ देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म फॉर दिस अपकमिंग इंडस्ट्री। मतलब बहुत पोटेंशियल है टूरिज्म इंडस्ट्री में, उसको हम डेवलप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा वो हमारी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी इसके लिए करे जा रहे हैं ताकि इसको प्रमोट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। सो विद दिस चैप्टर इज ओवर। सिंपल सा इजी चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो फटाफट से कवर कर लेते हैं। कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल सबसे बड़ा कौन सा है, अटल टनल, जो कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये टनल मनाली टू लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करेगा थ्रू आउट द ईयर। अर्लियर द वैली वॉज कट ऑफ फॉर अबाउट 6 months ईच ईयर ओइंग टू हैवी स्नोफॉल। अब पहले क्या होता था, ये जो वैली है वो कट हो जाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती थी, तो 6 महीने रास्ता बंद हो जाता था। लेकिन अब इस जो ये टनल है इसके थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारा डिस्टेंस भी है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, द इंडियन रेलवेज इज द लार्जेस्ट PSU। इंडियन रेलवेज जो है वो लार्जेस्ट PSU है। और सबसे पहली कब ट्रेन चली थी, कहाँ से, मुंबई टू थाने, कब, 1853 में। देन डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर अ नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब डिजिटल इंडिया कि उनको डिजिटलाइज करना, उनको लिटरेट करना है, डिजिटल लिटरेसी उनको प्रोवाइड करनी है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पे हम फोकस कर रहे हैं ताकि उसमें लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सके, लोगों को अवेयर कर सके, इंडियन टैलेंट आए। ठीक है, इंडिया के पास टैलेंट होगा, डिजिटल लिटरेसी होगी, उसके साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तो उससे क्या होगा, हमारा कल का इंडिया बनेगा एक फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। और एंड इज ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू एनेबलिंग चेंज। ठीक है, और इससे क्या होगा, फिर चेंज आएगा, हमारे बेटरमेंट के लिए चेंज आएगा, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 7 एंड आवर क्लास 10th NCERT। इसको रीड कर लीजिएगा गाइस, कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।